तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खुशहाल होंगे। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को मैं कल ही सुनाने वाला था। मैंने रिसर्च कर ली, बाकी चीज़ें कर ली, और उसके बाद मैंने एक टीजर देखा, सम सर का टीजर देखा। और उस टीजर को देखने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि आज इस कहानी को सुनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कहानी मैं सुनाने जा रहा था उसी कहानी को सम सर भी सुनाने वाले थे। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी और बाकी रिसर्च कर लूँगा और इस कहानी को एक दो दिन बाद आप लोगों के सामने रखूँगा। तो यही बात थी, सोचा आपसे भी शेयर करूँ। अब आते हैं सीधे कहानी के ऊपर। 30 अक्टूबर 2023 को एक लड़का अपने घर से कोचिंग पढ़ने के लिए निकलता है। करीब शाम को 4 बजे वो निकला था और वो रोज़ 7 बजे तक अपने घर पे आ जाता था। लेकिन करीब 8 बज गए थे, वो वापस नहीं आता है। जिसके बाद उसकी माँ, जिसका नाम रहता है सोनिया, वो उसको फ़ोन करती है। एक बार फ़ोन करती है, 2 बार फ़ोन करती है, 3 बार फ़ोन करती है। उसका जो भाई रहता है, जिसका नाम रहता है आदित्य, वो भी उसको बार-बार फ़ोन करता है। लेकिन उस लड़के का, जिसका नाम कुशाग्र था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। परिवार के लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वो मामूली टाइम 7 बजे तक आ जाता था, 8 बज गए, उसके बाद 2, 4, 10 बार स्विच ऑफ फ़ोन बता रहा था। माँ भी परेशान होती है, भाई भी परेशान होता है। जो उसके पिता रहते हैं, जिनका नाम था मनीष कनौडिया, उनका वहीं पे कानपुर में बहुत बड़ा बिजनेस था। कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी थे, सूरत से वो माल को लेकर आते थे, और बाद में उनकी बहुत सारी दुकानें थीं, और उन सब दुकानों में वो साड़ियों को सेल करते थे। माँ और भाई दोनों मिलके पिता को फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करने के बाद जो भी बातें हुई रहती कि भाई इतना टाइम पे आ जाता है और आज लेट हो गया है, पता नहीं क्या हुआ, कोई घटना तो नहीं हो गई। इस तरीके की बात माँ अपने पति से बोलती है। जो कुशाग्र की माँ रहती है, वो अपने पति से बोलती है। मनीष अपनी पत्नी की बात सुनकर उसको समझाते हुए बोलते हैं कि परेशान मत हो सकता है किसी के बर्थडे पार्टी या कहीं चला गया होगा, थोड़े समय में आ जाएगा, तुम ट्राई करते रहो, हो सकता है मोबाइल का चार्जिंग ख़त्म हो गया हो, जिसकी वजह से वो फ़ोन नहीं उठा रहा हो। थोड़ी देर वेट करो, मैं आता हूँ, फिर देखेंगे क्या करना है। करीब 8:30 बजे के करीब जो मनीष रहते हैं वो अपने घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद उनको बाहर ही एक चिट्ठी दिखाई देती है। वो इस चिट्ठी को पढ़ते हैं, जिसको पढ़ने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। उस चिट्ठी पे ये लिखा था कि आपका बेटा हमारे पास है, और इतने 30 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लीजिए, और अगर इतने पैसों का इंतज़ाम हो जाए तो अपने घर के बाहर जो पूजन वाले झंडे होते हैं वो लगवा दीजिए। इस तरीके की वो लेटर में बातें लिखी हुई थी। जिसके बाद तुरंत मनीष पुलिस स्टेशन को कॉल करते हैं। पुलिस की टीम भागते दौड़ते हुए उनके कक्ष, और जहाँ पे आवास था उनका, अपार्टमेंट था, ये अपार्टमेंट था आचार्य नगर में स्थित एक अपार्टमेंट था, वहीं पे पुलिस की टीम भागते दौड़ते हुए पहुँचती है। पुलिस की टीम आते उसके 1 घंटे बाद ही 9:30 बजे तक बड़े बड़े आला अधिकारी भी उनके अपार्टमेंट पे आ गए थे। क्योंकि ये मामला बड़ा था, एक तो नाबालिग बच्चा था जिसकी किडनैपिंग हुई थी, और साथ ही साथ रैंसम की, फिरौती की मांग भी हो चुकी थी। और जो ये व्यापारी थे वो करोड़पति अरबपति व्यापारी थे। इसलिए सारे आला अधिकारी या सब लोग वहाँ पे जुटते हैं। जुटने के बाद वो अपने, पहले तो जो अधिकारी लोग रहते हैं वो टीम बनाते हैं, और टीम बनाने के बाद सबसे पहले वो जो माँ रहती हैं, उसका भाई था और उसके पिता, तीनों से उसका पूरा रूटीन जो रहता है कुशाग्र का, कि दिन में वो क्या करता था, कितना बजे कहाँ जाता है, कितना बजे वापस आता है, सारी चीज़ें उससे पूछते हैं, उनके परिवार वालों से पूछते हैं। परिवार के लोग बताते हैं कि वो मामूली टाइम पे 4 बजे जाता था, कोचिंग पढ़ता था, और 7 बजे तक वो घर पे आ जाता था। लेकिन 8 बज गए, आज वो नहीं आया। जिसके बाद मैंने अपने पति को फ़ोन किया, और पति को फ़ोन करने के बाद ये चिट्ठी मिली, और चिट्ठी आप लोग के सामने है। उस अपार्टमेंट का जो गार्ड रहता है वो सारे पुलिस वाले और परिवार वालों की बातें सुन रहा था। वो भागते हुए एक पुलिस वाले के पास आता है और बोलता है, साहब 8:15 के करीब यहाँ पे 2 लड़के ज़बरदस्ती करके अंदर आए थे। वो मुझे एक चिट्ठी थमा रहे थे, लेकिन मैंने उनको मना किया, बोला कि अपनी डिटेल दो, किसके पास जाना है ये सब बताओ। वो कुछ भी नहीं बता रहे थे। वो बोलते हैं कि मनीष के घर के बाहर, मनीष कनौडिया जो है उनके घर के बाहर ये चिट्ठी फेंक दो, या तो उनके परिवार की किसी को दे दो। मैं उनको मना करता हूँ, लेकिन वो लोग अपना नाम भी नहीं बताते हैं। मैं जल्दी जल्दी में उनका गाड़ी का नंबर नोट कर लेता हूँ। लेकिन जो स्कूटी थी वो रचिता वत्स एक मैडम हैं, जो कि कुशाग्र को जब वो 8वीं क्लास तक था तब उसको वो कोचिंग पढ़ाते थे, उन्हीं मैम की वो स्कूटी लग रही थी। पुलिस वाले गार्ड की बातें सुनने के बाद हरकत में आते हैं, और अपार्टमेंट के जितने भी सीसीटीवी कैमरे रहते हैं उसकी सारे फुटेज चेक करते हैं, और जिस रूट से कुशाग्र आता जाता था उस रूट के भी कैमरे फुटेज चेक किए जाते हैं। फुटेज चेक किए जाते हैं तो वहाँ पे एक कैमरे में नज़र आता है कि जो
कुशाग्र है वो एक और लड़के के साथ जिसका नाम है प्रभात शुक्ला, उसके साथ जाता हुआ दिखाई देता है। वो दोनों जाते हैं, एक और कमरा दिखाई देता है जहाँ पे प्रभात और वो जो रचिता रहती है वो और कुशाग्र, ये तीनों उस कमरे के अंदर जाते हैं। और 35 मिनट बाद केवल प्रभात और रचिता बाहर आते हैं, कुशाग्र अंदर ही कमरे में रहता है। पुलिस की टीम इन दोनों की तलाश करती है और इन दोनों को पकड़ के लेके आती है। पकड़ के लेके आने के बाद जहाँ पे वो कमरा था वहाँ पे इन दोनों को ले जाया जाता है। जब पुलिस की टीम कमरे के अंदर जाती है तो पहली नज़र में देखती है कि एक लड़का कुर्सी से रस्सियों से बुरी तरीके से बंधा हुआ था। वो बिल्कुल निढाल था। पुलिस की टीम जल्दी जल्दी से उसका रस्सी खोलती है और जब चेक करती है तो पता चलता है कि वो लड़का मर चुका है। वो लड़का कोई और नहीं, वो 17 साल का कुशाग्र था। जिसके बाद इस खबर को परिवार वालों को दी जाती है और बाड़ी का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। परिवार वालों को जब ये खबर मिलती है तो उनके ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। उन लोगों का रो रो के बुरा हाल हो गया था। पुलिस की टीम रचिता वस जो कि कुशाग्र की मैडम थी और उसके दोस्त प्रभात शुक्ला दोनों को थाने लाती है और थाने लाने के बाद इन दोनों से पूरी कड़ाई से पूछताछ करती है। जब पूरा बढ़िया से इन लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तब ये दोनों मुंह खोलना शुरू करते हैं। जो रचिता रहती है जो कि मैडम थी वो बताना शुरू करती है। वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई सब कुछ में ठीक ठाक रहती है। उसका एक ही सपना था कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त करे, कोई भी सरकारी नौकरी उसे मिल जाए। लेकिन हाई स्कूल, इंटर और कॉलेज की पढ़ाई के बाद भी, अच्छी नंबर के बाद भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। जिसके बाद वो अपने माँ और भाई बहन को छोड़कर अपने पिता के साथ कानपुर आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद वो कोचिंग का काम शुरू करती है। वो दिखने में भी ठीक थी और अच्छा पढ़ाती भी थी, इसलिए उसके पास लड़के आना जाना शुरू कर देते हैं। उन लड़कों को पढ़ाती थी, उसी से उसका गुजारा होता था। उन्हीं पैसों से उसके परिवार वालों का भी गुजारा होता था। ये सब ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन जो मकान में रहती थी, जिस किराए के कानपुर के किराए के मकान में रहती थी, वो मकान का जो मालिक था उसका जो बेटा था जिसका नाम था प्रभात शुक्ला। प्रभात और रचिता की नज़दीकियाँ बढ़ती है और इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। फिर इन दोनों के संबंध बन जाते हैं। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही उसके पिता की मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद इसका जहाँ पे प्रभात का घर था वो कमरा बड़ा था। ये उतना किराया नहीं जुटा पा रही थी कि उस कमरे का भाड़ा दे सके और वहीं पे रह सके। कुछ दिन बाद ये अपना कमरा चेंज करती है और एक छोटा सा कमरा ले लेती है और वहाँ पे अकेले ही लड़कों को कोचिंग पढ़ाती थी और जो भी बाकी की चीज़ें रहती हैं वो करती रहती थी। लेकिन प्रभात के घर से निकलने के बाद भी वो उसका घर पे आना जाना बंद नहीं करती है। उसके कभी कभी कमरे पे जाती थी और वो दोनों साथ में रहते थे, मिलते जुलते रहते थे। और प्रभात भी कभी कभी इसके कमरे पे आता था और ये दोनों मिलते जुलते रहते थे। ये दोनों लिव इन में रहते थे, लेकिन परिवार वालों को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि ये शादी कर लें, पढ़े लिखे दोनों हैं। जो प्रभात रहता वो भी बीएससी किया हुआ था और ये भी ग्रेजुएट थी। परिवार वाले यही चाहते थे कि ये दोनों शादी कर लें। ये लोग भी सोच रहे थे कि थोड़ा सेटल हो जाएं, कुछ पैसे हो जाएं, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। इसी बीच रचिता के कोचिंग में एक लड़का आता है जिसका नाम रहता है कुशाग्र। वो आता है और वहाँ पे कोचिंग पढ़ने लगता है। कोचिंग पढ़ता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन जब उसका बर्थडे पड़ता है, उसका बर्थडे था 13 अक्टूबर 2023 को, तो अपनी मैडम को भी अपने घर पे बुलाता है। घर पे बुलाता है मैडम और उसके साथ प्रभात, दोनों वहाँ पे जो भी पार्टी थी वहाँ पे पहुँचते हैं। पार्टी में जाने के बाद रचिता और प्रभात दोनों को ये एहसास होता है कि ये बहुत बड़े परिवार वाले हैं, ये बहुत पैसे वाले हैं। अगर कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि इसके बेटे को किडनैप कर लिया जाए तो ये काफ़ी अच्छी खासी रकम हमको दे सकता है। इन दोनों के शौक तो पहले से ही बड़े बड़े थे। जिसके बाद ये लोग प्लान करते हैं और वहाँ से बर्थडे पार्टी से निकलने के बाद ये इसी उधेड़-बुन में जुटे हुए थे कि कब इसको समय मिले इन दोनों को और उसके बाद ये उसके बेटे को उठाएं और रैंसम के लिए काफ़ी बड़ी रकम लें। अब तारीख आती है 30 अक्टूबर 2023 की। कुशाग्र करीब शाम के 4 बजे अपनी स्कूटी लेकर कोचिंग के लिए निकलता है। वो कोचिंग पढ़ता है और वहाँ से करीब 7 बजे वापस आता है। वापस आने के दौरान इसको रास्ते में प्रभात मिल जाता है। प्रभात उसको हाथ देता है और ये कुशाग्र स्कूटी को रोकता है। कुशाग्र और प्रभात दोनों को पहले से आपस में जानते थे, क्योंकि जो रचिता रहती है, कुशाग्र को भी ये बात मालूम थी कि प्रभात उसका बॉयफ्रेंड है। वो स्कूटी को रोकता है। प्रभात उससे बोलता है कि चलो आज मेरे घर पे चलो, वहीं पे तुमको कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। कुशाग्र चुपचाप उसके घर पे जाता है। वहाँ घर पे जाने के बाद वहीं पे अंदर कमरे में रचिता भी बैठी हुई थी। तीनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और वहीं पे एक चेयर लगा हुआ था, उसी चेयर पे बैठा कर इसका पहले धीरे धीरे हाथ बांधते हैं, पैर बांधते हैं
और पहले ही इसके मुंह पे कपड़ा डाल दिए थे। मुंह पे एक कपड़ा टेप टाइप का कुछ लगा दिए देते हैं। लगाने के बाद जो रचिता रहती है वो कुशाग्र के मामा के संपर्क में थी। 2-3 घंटे जब बीत जाते हैं, करीब 9 साढ़े 9 हो गए थे, जब पुलिस की टीम बाकी लोग आ जाते हैं, तो रचिता बार बार इसके मामा को फ़ोन करके पूरी जानकारी, जो भी चीज़ें, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस अभी कहाँ है, पुलिस क्या कर रही है, सब जानकारी उसके मामा से ले रही थी। एक एक मिनट की जानकारी कि पुलिस अभी कहाँ पे पहुँची है, पुलिस कौन से कैमरे की जांच कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, कुशाग्र मिला कि नहीं, सारी जानकारी ले रही थी। और उसके जो मामा रहते हैं वो उसकी भोली सूरत देखकर सारी जानकारी उसको चुपचाप दे रहे थे। लेकिन जब उसका मामा जो रहता है कुशाग्र का, वो बताता है कि पुलिस की टीम वो कोचिंग सेंटर पे जाने वाली है और वहाँ पे तुम्हारी स्कूटी का नंबर दिख गया है, जो तुम्हारा स्कूटी था, गार्ड ने बता दिया है कि तुम्हारा स्कूटी यहाँ पे आया था और 2 लड़के आए थे, वो ये लेटर फेंक के गए हैं। जिसके बाद रचिता डर जाती है और ये बात प्रभात को बताती है। प्रभात तुरंत कमरे में जाता है और कुशाग्र का गला दबा देता है और कुछ मिनट में ही कुशाग्र की जान चली जाती है। उसके बाद रचिता चिल्ला चिल्ला के, बिलक बिलक के रोने लगती है। वो यही बोल रही थी कि हम इसको मारना नहीं चाहते थे, हमारा केवल यही प्लान था कि हम इससे पैसे वसूल लें और बाद में इसको छोड़ दें। पुलिस की टीम अब प्रभात से पूछताछ करने के लिए जाती है। वहाँ पर उसका अच्छे से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो ही रहा था, इसी बीच उससे पूछताछ होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कितनी भी मारपीट, कितनी भी चीज़ें करने के बाद वो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था। लेकिन एक पुलिस का आदमी वो बोलता है कि भैया मुंह खोल दो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने सब कुछ बता दिया है कि तुम लोग उसको कहाँ रखे थे, तुम लोग का प्लान क्या था, तुम लोग कैसे हिमाचल जाने वाले थे, कैसे हनीमून मनाने वाले थे, इन पैसों का क्या करने वाले थे, सब कुछ उसने बता दिया है। जिसके बाद प्रभात, जो रचिता ने बातें कही थी उससे उलट कुछ कहानी बताता है। वो बताता है कि जो कुशाग्र था और रचिता, इन दोनों के संबंध थे, इन दोनों के अवैध संबंध थे। ये छोटे उम्र के लड़के के साथ संबंध बनाती थी। एक दिन मैंने इसको संबंध बनाते हुए देख लिया था। देखने के बाद मैं चुप था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कैसे भी करके अब मैं कुशाग्र को रास्ते से हटा दूंगा। इसी बीच हम लोग इसके बर्थडे पार्टी में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद मुझे प्लान आइडिया आता है कि इसको किडनैप करेंगे। और किडनैपिंग मेरा मकसद नहीं था, किडनैपिंग कर लेंगे और उसी टाइम कुशाग्र को रास्ते से भी हटा देंगे। लेकिन ये बातें रचिता को पता नहीं थी कि मैं उसको किडनैप करके उसको मारने वाला हूँ। प्रभात की बातें सुनने के बाद पुलिस वालों को ये विश्वास हो गया कि ये केवल किडनैपिंग और बाद में मर्डर का प्लान, ऐसा कुछ नहीं था। इस प्रभात ने पहले ही प्लान कर लिया था कि उसको मारना ही मारना है। अगर पैसे मिल गए तब भी मारना है, पैसे नहीं मिले तब भी मारना है। इन दोनों से आगे की पूछताछ जारी है। अगर कोई भी ये बयान बदलते हैं, कोई भी बातें बदलते हैं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट जरूर करूँगा। इन दोनों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में, कोर्ट के द्वारा जो मिला है आदेश, इन लोगों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। अब देखिए, अगर कोई बयान बदलते हैं, कोई बातें बदलते हैं, तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। तो ये थी एक अफसोसनाक कहानी। इस कहानी से एक सीख मिलती है कि किसी पर भी, कोई आपका बहुत खास हो, उस पर अंधा विश्वास ना करें। अगर आप अंधा विश्वास करेंगे तो यही कुशाग्र वाला आपका भी हाल होगा। कितना भी खास आदमी हो, वो कहीं ले जाता है, कुछ बातें बोलता है, परिवार के सदस्य को ज़रूर इसकी जानकारी दे दें कि मैं इसके साथ यहाँ पे जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई अचानक से, अगर उस टाइम जब कुशाग्र प्रभात से मिला था और वो अपने परिवार वालों को बोल देता कि पापा मम्मी, जिसको भी फ़ोन करके बोल देता कि मैं प्रभात के साथ यहाँ पे जा रहा हूँ, तो शायद ये घटना नहीं घटती। प्रभात को भी तब ये मालूम हो जाता कि मैं 2-4 घंटे में ही पकड़ा जाऊँगा। और जब किसी भी आरोपी को ये पता चल जाता है कि वो जल्दी से जल्द पकड़ा जाएगा, तब वो उस घटना को अंजाम ही नहीं देता है। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो आपके जो भी सुझाव हों, जो भी बातें हों इस कहानी से जुड़े हुए, या कोई और बातें हों, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके पास अगर कोई भी कहानी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।